तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग करने जा रहे हैं क्लास 10th हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 नेशनलिज्म इन इंडिया। जो नेशनलिज्म है, नेशनलिज्म का सिंपल मीनिंग होता है देशभक्ति। नेशनलिज्म एक फीलिंग है, हमारे देश के प्रति जो प्यार और प्राइड की जो भावना होती है उसको नेशनलिज्म बोलते हैं। इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे नेशनलिज्म के लिए हमारे देशवासियों ने, हमारे जो लोग थे, उन्होंने क्या स्ट्रगल किया है। तो इस चैप्टर की शुरुआत होती है 1914 से, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का टाइम, जब अलाइड पावर वर्सेस सेंट्रल पावर, मतलब इन दोनों के बीच वॉर हो रहे थे। तो अलाइड पावर में थे रशिया, ब्रिटेन, अमेरिका, जापान, और सेंट्रल पावर में थे एस्ट्रो हंगेरियन, जर्मनी, ओटोमन एम्पायर, और इन दोनों के बीच वॉर हो रहा था। पर जो ये वॉर हो रहा था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो रहा था, जो कि 1914 से 1918 के बीच चला था, इसमें ब्रिटेन भी मतलब उसका पार्ट था। और उस टाइम ब्रिटेन जो था वो इंडिया का कॉलोनी था। मतलब कॉलोनी बोलने का मतलब है कि ब्रिटिशर्स इंडिया पे उस टाइम पे रूल करते थे। सो इंडिया वॉज एन कॉलोनी ऑफ ब्रिटिशर्स। अब इंडिया वॉज ऑल्सो अफेक्टेड बाय ब्रिटिश पार्टिसिपेशन इन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। इसका मतलब ये है कि इंडिया का भी अफेक्ट हुआ ब्रिटिशर्स के फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट करने से। अब आगे है इम्पैक्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑन इंडिया। सो उस टाइम जो ब्रिटिशर्स पार्ट लिए थे उसमें, वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, तो उससे क्या हुआ, डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ गया, कस्टम ड्यूटीज़ बढ़ा दी उन्होंने, और इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस किया इंडिया में। दूसरा, जो प्राइस थे गुड्स के, जो सामानों के दाम थे, वो डबल कर दिए गए 1930 से 1918 तक। और फोर्स रिक्रूटमेंट किया गया, मतलब ज़बरदस्ती लोगों को आर्मी में भर्ती किया गया। और 1918 से 1919 जो हुआ, और 1920 से 1921 तक क्रॉप फेलियर, बहुत सारे जगहों में इंडिया में क्रॉप फेलियर हुआ, और एक्यूट शॉर्टेज ऑफ फूड। अब जब क्रॉप फेलियर हुआ तो ये सिंपल है कि शॉर्टेज होगा फूड का। मैनी पीपल डाइड फ्रॉम इन्फ्लुएंजा एपिडर्मिस, मतलब इन्फ्लुएंजा एपिडर्मिस एक बीमारी है जिसके कारण बहुत से लोग मरे। और 1921 में सेंसरशिप, अप्रॉक्स 13 मिलियन पीपल डाइड ड्यू टू द फैमिन एंड एपिडेमिक, मतलब भूखमरी, फैमिन मतलब भूखमरी, और बीमारी के कारण 13 मिलियन लोग मर गए। सो आगे द आइडिया ऑफ सत्याग्रह। ये जो था आइडिया ऑफ सत्याग्रह, ये स्टार्ट हुआ जनवरी 1915 में। गांधी जी जब वापस आए साउथ अफ्रीका से, गांधी जी ने स्टार्ट किया, जैसे कि उन्होंने वापस आया साउथ अफ्रीका से, उन्होंने स्टार्ट किया सत्याग्रह। अब जानते हैं सत्याग्रह मतलब आइडिया ऑफ नॉन वायलेंस इज नोन एज सत्याग्रह, मतलब फाइट विदाउट यूजिंग एनी वेपन बाय फॉलोइंग द पाथ ऑफ ट्रूथ एंड पीस। ये वो गांधी जी का कहना था। गांधी जी से आए साउथ अफ्रीका से गांधी जी ऑर्गेनाइज साउथ अफ्रीका में एक पहला सत्याग्रह मूवमेंट स्टार्ट किया था, जिससे उन्होंने रेसिज्म सिस्टम के अपोजिट में रहा था, और मतलब वो सक्सेसफुल हो गए थे उसको रेसिज्म सिस्टम के। और जब वो इंडिया वापस आए तो उन्होंने, गांधी जी स्टार्टेड फर्स्ट सत्याग्रह मूवमेंट इन इंडिया 1917 इन चंपारण बिहार। पहला उन्होंने सत्याग्रह स्टार्ट किया 1917 में बिहार चंपारण में, इंडिगो फार्मर्स के लिए, जो कि इंडिगो क्रॉप्स उगाते थे। इंडिगो मतलब नील की खेती करते थे। ब्रिटिशर्स जो थे वो पीजेंट्स, वो फार्मर्स को फोर्स करते थे इंडिगो उगाने के लिए। और इंडिगो से क्या होता था कि जो ज़मीन होती थी वो बंजर हो जाती थी, और जो ब्रिटिशर्स थे वो वेजेस भी कम देते थे हमारे इंडिगो फार्मर्स को। गांधी जी ने उनके साथ, इंडिगो फार्मर्स के साथ, इंडिगो फार्मर्स को इंस्पायर किया स्ट्रगल करने के लिए ब्रिटिशर्स के ख़िलाफ़। उन्होंने वो उनका सक्सेसफुल रहा। उसके बाद 1917 में खेड़ा गुजरात में उन्होंने एक दूसरा सत्याग्रह स्टार्ट किया, वो जो कि था पीजेंट्स, जो कि क्रॉप फेलियर, और वहाँ पे एक प्लेग्यू नाम की बीमारी थी। एंड उसके कारण क्या हुआ था, वो
पे नहीं कर पा रहे थे रेवेन्यू, वो उनको ब्रिटिशर्स को रेवेन्यू नहीं दे पा रहे थे। तो गांधी जी ने उनको सपोर्ट किया और यहाँ पे उन्होंने अपना दूसरा आंदोलन चलाया और डिमांड किया ब्रिटिशर्स से कुछ रिलैक्सेशन के लिए। और तीसरा जो आंदोलन है, उन्होंने कंटिन्यूसली गांधी जी ने 3 आंदोलन चलाए। तीसरा आंदोलन था 1918 अहमदाबाद गुजरात में कॉटन मिल वर्कर के लिए, जिन्हें कम वेजेस दिया जा रहा था और गुड्स के जो प्राइसेस थे वो बढ़ा दिए गए थे। सो वर्कर वर डिमांडिंग फॉर मोर वेजेस। वर्कर्स डिमांड कर रहे थे कि हमें हमारी भी तनख्वाहें बढ़ाइए, हमारी भी वेजेस बढ़ाइए। सो गांधी जी ने उनके लिए डिमांड किया। ये उनका तीसरा सत्याग्रह था। अब जैसे कि हमने देखा गांधी जी का, जैसे उन्होंने आए 1917 और 1918 में उन्होंने 3 सत्याग्रह ऑर्गेनाइज कर दिए। अब जो आइडिया ऑफ द सत्याग्रह, तो जो ब्रिटिशर्स थे वो इससे चुप तो रहने वाले थे नहीं, तो उन्होंने रॉलेट एक्ट, वो 1919 का रॉलेट एक्ट वो कर दिया, पास कर दिया। लेजिस्लेटिव काउंसिल, जो कि ब्रिटिश काउंसिल थी उस समय की, ब्रिटिश पार्लियामेंट थी उस समय की। और रॉलेट एक्ट को ब्लैक लॉ भी कहा जाता है। ये एक्ट इतना इनॉर्मस पावर दे देता था ब्रिटिश गवर्नमेंट को कि अगर आपको कोई भी रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ दिखे तो उसे बिना कुछ ट्रायल के सीधा जेल में डाल दो 2 साल के लिए, बिना कोई एक सिंगल ट्रायल, बिना जांच पड़ताल के सीधा उसको जेल में बंद कर दिया जाता था। जैसे कि मैंने आपको बताया, इसे ब्लैक लॉ भी कहा जाता था। जब भी ब्रिटिशर्स को लगता था कि ये हमारे खिलाफ बोल रहा है, वो उन्हें 2 साल के लिए जेल भेज देते थे। फिर गांधी जी ने इसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया, रॉलेट एक्ट के खिलाफ, और उन्होंने रॉलेट सत्याग्रह का शुरुआत किया। ये फर्स्ट नेशन वाइड सत्याग्रह था पूरे कंट्री के लिए। सो रॉलेट सत्याग्रह फर्स्ट नेशन वाइड, तो ये 6 अप्रैल, गांधी जी ने 6 अप्रैल को स्टार्ट किया ये मूवमेंट हड़ताल के साथ। और जब ये गांधी जी ने ये स्टार्ट किया 6 अप्रैल को, तो सब जगह लॉकडाउन का, जैसे हमारे अभी लॉकडाउन का हुआ था वैसे ही लॉकडाउन सिचुएशन होगा, स्ट्राइक्स करने लगे, रैलीज़ करने लगे। तो इससे जो ब्रिटिशर्स थे वो तो चुप होने वाले नहीं, तो उन्होंने लग रहा था कि हमारे कम्युनिकेशन लाइन को बिगाड़ ना दे। सो वो डिसाइड किए पॉलिटिकल लीडर्स को जेल में भर दिए। गांधी जी को दिल्ली में आने से रोक दिए। और जो 10 अप्रैल था, पुलिस अमृतसर में जो पुलिस थे उन्होंने ज़बरदस्ती फायर किया जो लोग पीसफुल डिमॉन्स्ट्रेशन कर रहे थे उन लोगों के ऊपर। तो उनको भी गुस्सा आ गया और उन्होंने बैंक्स, पोस्ट ऑफिस, रेलवे स्टेशन, इन सब पे अटैक कर दिया, जिससे कि ब्रिटिशर ने गुस्से में आकर मार्शल लॉ लगा दिया। अब मार्शल लॉ, उस समय की मार्शल लॉ के जो हेड थे उन्हें जनरल डायर उनको कमांड दे दिया गया था। सो 13 अप्रैल, जलियांवाला बाग, अमृतसर, यहाँ पे क्या हुआ, मोस्ट ऑफ द पीपल कम टू अटेंड द एनुअल फेयर ऑफ बैसाखी का टाइम था। तो जो पीजेंट्स थे, जो लोग थे वहाँ पे इकट्ठे हुए थे जलियांवाला बाग में बैसाखी के कारण। बट कुछ लोग थे वो प्रोटेस्ट कर रहे थे वहाँ पे रॉलेट एक्ट के खिलाफ। तो जब जनरल डायर को ये बात पता चली कि यहाँ अमृतसर जलियांवाला बाग पे लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो वो अपने मिलिट्री लेकर जलियांवाला बाग में पहुँच गए और जितने भी गेट्स थे सबको बंद करके उन पे ओपन फायर, बिना कोई क्या बोल सकते, बिना उन लोगों को वार्निंग दिए उन पे फायर कर दिया। और इसी को जलियांवाला बाग मैस्कर भी कहा जाता है। और जैसे ही इसका न्यूज़, जलियांवाला बाग का न्यूज़ फैला, सो लोग रोड्स पे आने लगे, स्ट्राइक करने लगे, क्लशेस, पुलिस के साथ क्लशेस होने लगी, बिल्डिंग्स में अटैक करने लगे। और यहाँ पे भी फिर ब्रिटिशर्स जो थे, द गवर्नमेंट रिस्पॉन्डेड विद ब्रूशियल रिप्रेशन, मतलब क्या किए उन्होंने, मतलब एक उन लोगों को दबाने का कोशिश किए। वो अपने नाक रगड़वाते, क्राउल करवाते, सैल्यूट करने के लिए फोर्स करते, फ्लॉट करते। और फिर गांधी जी को ये पसंद नहीं आया, वो कभी वायलेंस नहीं चाहते थे। वायलेंस को देखते हुए महात्मा गांधी ने ये मूवमेंट बंद करा दिया।
अब जो गांधी जी थे वो सोचे कि हमें बड़ा मूवमेंट करने की ज़रूरत है, और इसके लिए हमें हिंदू और मुस्लिम दोनों की दोनों चाहिए, हमको दोनों की आवश्यकता है, दोनों को एकजुट करना पड़ेगा, तभी हमारा जो मूवमेंट होगा वो बड़े स्केल पर होगा। हिंदूज को चाहिए था स्वराज, जिसका मतलब होता है इंडिपेंडेंस, जो कि था ब्रिटिशर्स के खिलाफ इंडिया में, और मुस्लिम को चाहिए था खिलाफत इशू से, मतलब उन्होंने खिलाफत इशू को सॉल्व करना, जो कि वर्ल्ड वॉर वन में हुआ था। ब्रिटेन और टर्की इसके बीच में वॉर हुआ था। जो टर्की के जो किंग थे कलीफत, उनको हिंदी में ऐसे खिलाफत उनका प्रोनाउंसिएशन होता है, खिलाफत। ये मुस्लिम्स थे वो जो कैलीफत के बहुत बहुत रिस्पेक्ट करते थे उनका। तो उनको ब्रिटेन, ये खबर फैल गई थी कि ब्रिटेन जो किंग है खलीफत, उन पे बहुत सारे ट्रीटी पास करने वाला है, हार्श ट्रीटी पास करने वाला है। उन्हें ये बात सुनकर बहुत बुरा लगा, और वो ब्रिटेन के खिलाफ इसके प्रति प्रोटेस्ट करने लगे हैं। और कैलीफत जो खिलाफत थे उसके उनको मतलब बहुत गुस्सा आया मुस्लिम्स को कि हमारे इंडियन मुस्लिम ऑल्सो फाइट अगेंस्ट ब्रिटिशर्स। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इंडियन मुस्लिम को भी ब्रिटिशर्स के साथ लड़ना था, इंडियन और मुस्लिम को भी ब्रिटिशर्स के साथ लड़ना था। तो जब गांधी जी को इसमें अपॉर्चुनिटी मिले कि दोनों का दुश्मन एक है तो दोस्त बन लिया जाए, ऐसा। मार्च 1919 में बॉम्बे में एक खिलाफत कम्युनिटी बनाई गई, जिसमें बाय द यंग मुस्लिम लीडर्स, दो यंग मुस्लिम लीडर्स मोहम्मद अली और शौकत अली के द्वारा ये बनाया गया, जिसमें महात्मा गांधी डिस्कशन किए बड़े मूवमेंट के पॉसिबिलिटी पे कि कितना बड़ा मूवमेंट हो सकता है, उसके बारे में महात्मा गांधी से डिस्कशन किया। और महात्मा गांधी ने सोचा जब हिंदू और मुस्लिम मिल जाए तो ज़्यादा बड़ा जो प्रोटेस्ट है वो हो सकता है। और बॉम्बे में फिर सितंबर 1920 में कांग्रेस का एक सेशन हुआ कोलकाता में। गांधी जी कन्विंस्ड अदर लीडर टू स्टार्ट अ न्यू मूवमेंट इन सपोर्ट ऑफ खलीफा एज वेल एज स्वराज। मतलब गांधी जी ने बहुत सारे लीडर्स को कन्विंस कर लिया कि हम लोग नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन स्टार्ट करेंगे, और उन्होंने ये डिसाइड कर लिया कि अब हम लोग स्टार्ट करेंगे। वाई नॉन कॉपरेशन, अब असहयोग आंदोलन ही क्यों? 1909 में महात्मा गांधी ने अपने बुक हिंद स्वराज में बताया है कि ब्रिटिश रूल इंडिया में इस्टेब्लिश हो पाया है क्योंकि इंडियन ने कॉपरेट किया है ब्रिटिशर्स के साथ। अगर इंडियन कॉपरेट ना करे ब्रिटिशर्स के साथ तो सिर्फ एक साल में स्वराज मिल जाएगा भारतीयों को, इंडियंस को ब्रिटिशर से। तो इंडियन को उनके साथ कॉपरेट नहीं करना चाहिए, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। इसलिए गांधी जी ने प्रपोज किया मूवमेंट को, और सरेंडर द टाइटल दैट, मतलब गांधी जी ने कहा कि सरेंडर कर दो, वो सारे टाइटल सरेंडर करना होगा जो हमें ब्रिटिशर्स ने दिए हैं। बाइकआउट और ब्रिटिशर्स गवर्नमेंट सर्विस, चाहे वो सिविल सर्विस हो, आर्मी हो, पुलिस हो, कोर्ट हो, लेजिस्लेचर काउंसिल हो, स्कूल हो, फॉरेन गुड्स, सभी का बाइकआउट करना पड़ेगा अगर हम लोग को नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को बड़े स्केल पर करना है तो। गांधी जी ने ये कहा, और देन इन केस ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट यूज रिप्रेशन, अ फुल सिविल डिसोबीडियंस कैंपिंग वुड बी लॉन्च्ड। अगर ब्रिटिशर ने सप्रेस किया, रिप्रेशन लिया, तो हम लोग फुल सिविल डिसोबीडियंस कैंपिंग चलाएंगे। समर, गर्मियों का टाइम था 1920। गांधी जी और शौकत अली टूर पे निकले इंडिया के, उसको फैलाने के लिए, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को फैलाने के लिए। गांधी जी और जो शौकत अली थे वो, बट इसमें एक क्या था, इनिशियली द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज नॉट सपोर्टिंग नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। मतलब जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी वो गांधी जी को सपोर्ट नहीं कर रही थी, क्योंकि गांधी जी बोल रहे थे बाइकआउट कर दिया जाए सारी सर्विसेज को। पर जो कांग्रेस थी वो सोच रही थी कि इस बार काउंसिल इलेक्शन में, नवंबर 1920 में जो काउंसिल इलेक्शन होने वाले हैं उसमें हमें पावर मिलेगा, जिससे कि हम लोग कुछ चेंजेस कर सकेंगे ब्रिटिशर्स के पॉलिसी में। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वुड क्रिएट पॉपुलर वायलेंस, और उन्हें ये लग रहा था कि जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है वो वायलेंस क्रिएट करेगा।
इस कारण जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थे उन्हें ये मतलब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में उनका साथ देने मतलब अच्छा नहीं लग रहा था। इन दिसंबर 1920 इन कांग्रेस नागपुर सेशन कांग्रेस अडॉप्टेड नॉन कॉपरेशन, पर 1920 में कांग्रेस अडेप्ट कर लिए और गांधी जी ने सपोर्ट पा लिया मुस्लिम और कांग्रेस दोनों का। तो इन 1920 में कांग्रेस ने भी अडॉप्ट कर दिया नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को और 1921 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को स्टार्ट कर दिया गया। अब डिफरिंग स्टैंड विद इन द मूवमेंट, द मूवमेंट इन टाउन। सो द मूवमेंट इन टाउन मतलब शहरों के जो मूवमेंट, द मूवमेंट इन टाउन मतलब शहरों के मूवमेंट। सो इसमें मिडिल क्लास जो ग्रुप था टाउन में, शहरों में, वो बहुत बढ़ चढ़ कर पार्टिसिपेट कर रहा था। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने गवर्नमेंट कॉलेजेस को छोड़ दिया, स्कूलों को छोड़ दिया, टीचर्स और हेडमास्टर ने रिज़ाइन कर दिया, लॉयर ने लीगल प्रैक्टिसेस देना बंद कर दिया, काउंसिल इलेक्शन को बायकॉट कर दिया गया पर मद्रास को छोड़कर, और फॉरेन गुड्स को बायकॉट कर दिया गया, शराब की दुकानों में लोगों को जाने से रोक दिया गया, फॉरेन क्लोथ्स को जला दिया गया। रिज़ल्ट क्या हुआ कि जो इम्पोर्ट फॉरेन क्लोथ का जो इम्पोर्ट था वो आधा हो गया 1921 और 1922 के बीच। मर्चेंट्स और ट्रेडर्स थे, मर्चेंट्स और ट्रेडर्स जो थे उन्होंने फॉरेन गुड्स को के लिए मतलब रिफ्यूज़ कर दिया, नहीं लेना है हमको। और प्रोडक्शन इंडियन टेक्सटाइल और मील हैंडलूम्स मतलब हाथ से बनाए गए क्लोथ्स के और प्रोडक्शन गुड्स के वो इंक्रीज हुए, बढ़ गए। इंडियन क्लोथ्स मतलब खादी, मेनली अगर बात की जाए इंडियन क्लोथ्स के बारे में तो खादी। सो खादी जो है वो थोड़ा एक्सपेंसिव क्लोथ है और इसे हैंडलूम और जैसे कि मैंने बताया कि इंडियन टेक्सटाइल का और हैंडलूम्स का उस टाइम इंक्रीज हो गया प्रोडक्शन। आगे देखते हैं व्हाई नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्लो डाउन इन टाउन। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्लो डाउन क्यों हुआ टाउन्स में? सो खादी क्लोथ जो था वो बहुत एक्सपेंसिव था और गरीब लोग इसे अफोर्ड नहीं कर पाते थे। सो उन्हें फॉरेन क्लोथ सस्ते होने के कारण फॉरेन क्लोथ्स पहनना पड़ता था। लैक ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूशन, सो स्टूडेंट्स और टीचर्स जो थे वो दोबारा ज्वाइन कर लिए गवर्नमेंट स्कूल्स और कॉलेजेस को। और लॉयर्स मतलब वही जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने ज्वाइन कर लिया क्योंकि यहाँ पे इंडियन इंस्टीट्यूशन की कमी थी। लॉयर्स ज्वाइन बैक इन गवर्नमेंट कोर्ट्स ड्यू टू लैक ऑफ अल्टरनेटिव इंस्टीट्यूशन, मतलब लॉयर्स ने ज्वाइन कर लिया गवर्नमेंट कोर्ट्स को दोबारा से। रिबेलियन इन द कंट्री साइड, ग्रामीण इलाकों में, कंट्री साइड मतलब ग्रामीण इलाके। सो ग्रामीण इलाके में जो पहला था वो पीजेंट्स के साथ और दूसरा था ट्राइबल पॉपुलेशन के साथ रिबेलियन। तो पीजेंट्स के साथ जो केस था तो वो केस हम लोग अवध का लेते हैं। अवध का जो केस था पीजेंट्स के साथ कि वहाँ के तुलकदार्स और लैंडलॉर्ड्स जो थे वो हाई रेंट और फोर्स करते थे लोगों को हाई रेंट के लिए और बेगार के लिए। बेगार मतलब बिना पैसे के काम करने के लिए, उनको काम कराते थे पर उसके काम के लिए उन्हें पैसा नहीं देते थे। और ये प्रेजेंट्स की यही परेशानी को देखकर जो बाबा रामचंद है वो डिमांड करते हैं रिडक्शन ऑफ रेवेन्यू का, एबॉलिशन ऑफ बेगार को ख़त्म किया जाए, सोशल बाइकआउट ऑफ अप्रेसिव लैंडलॉर्ड्स, बाइकआउट किया जाए तुलकदार्स और लैंडलॉर्ड्स का। बाबा रामचंद जी ने ये डिमांड ही रखी। बाबा रामचंद ने ये डिमांडें रखी कि तुलकदार्स का मतलब ये एक मूवमेंट चलाया नाई धोबी बांध मतलब इसमें सिंपल समझ आ रहा है। नाई धोबी बांध मतलब स्टॉप प्रोवाइडिंग बेसिक सर्विस को प्रोवाइड करना बंद कर दिया गया, जैसे उनके लैंडलॉर्ड्स के बाल काटना, कपड़े धोना, ये सारे जो बेसिक सर्विसेज थे वो उन्होंने प्रोवाइड करना बंद कर दिया। जैसे कि हमें नाम से ही समझ आ रहा है ना, नाई धोबी बांध। अब जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे वो बाबा रामचंद के साथ मिले और अवध किसान सभा बनाया उन्होंने। अवध में
अवध किसान सभा बनाया, जिसके एक ही महीने में 300 से ज़्यादा ब्रांचेस खुल गई विलेजेस में, जो कि आसपास के गांव में 300 से ज़्यादा ब्रांचेस खुल गई। द पीजेंट्स मूवमेंट ग्रेजुअली टर्न वॉयलेंट। अब जो तुलकदार्स और मर्चेंट्स के घर थे उसे अटैक कर दिया गया, बाजार को लूट लिया गया, ग्रेन होर्स वर टेकन ओवर, मतलब इकट्ठा कर लिया गया। और लोकल लीडर्स जो थे वो वो कहने लगे कि गांधी जी ने हमें ये डिक्लेयर किया है कि जो लैंड है वो रिडिस्ट्रीब्यूटेड होगा अमॉन्ग द पुअर, मतलब जो तुलकदार्स के लैंड है वो छीन लिए जाए। गांधी जी ने ऐसा कहा है कि तुलकदार्स के जो लैंड है वो छीन लिए जाए गरीब लोगों के द्वारा। ये गरीब मतलब पुअर पीपल था, ये कहना था। और दूसरा दूसरा जो केस है वो है ट्राइबल पॉपुलेशन का, गोडम हिल्स का, आंध्र प्रदेश का एग्जाम्पल है। गोडम हिल्स हमारे बुक में दिया गया। गोडम हिल्स के आंध्र प्रदेश में जो ट्राइबल पीपल होते हैं ना वो टोटली फॉरेस्ट पे डिपेंडेंट होते हैं, उनके फूड, उनके लिविंग के लिए, और वही उनका घर है समझे, वही उनको फॉरेस्ट को अपना घर मानते हैं। सो कॉलोनियल गवर्नमेंट क्लोज फॉरेस्ट एरिया को बंद कर दिया गया। और जो ट्राइबल पीपल की बेसिक नीड्स है वो फॉरेस्ट से ही पूरी होती है, ग्रेजिंग, ये सारी चीज़ें। देयर लाइवलीहुड अफेक्टेड, उनका जो अर्निंग का सोर्स था वो अफेक्ट हुआ। दे फेल्ट इट दैट देयर राइट एंटर फॉरेस्ट, मतलब उन्हें ये लगा कि उनका जो राइट है वो छीना जा रहा है उनसे, और उन्हें भी फोर्स किया गया बेगार करने के लिए, बिना मनी के काम करने के लिए। सो उस टाइम पे इन लोगों का ये वो देखकर एक वो लिख ले अल्लूरी सीताराम राजू, मतलब जो ये क्लेम करते थे कि उनके पास एक स्पेशल पावर है कि वो एक बुलेट गोलियों को भी सरवाइव कर सकते हैं, और एस्ट्रोलॉजिकल मतलब प्रेडिक्शन भी करते हैं। ही वॉज इंस्पायर्ड बाय गांधी जी। वो लोगों को बोलते थे कि खादी पहनो, ड्रिंक मत करो, बट ही थ्रो इंडिया कुड बी लिबरल बट ओनली बाय नॉन वायलेंस, मतलब इंडिया को आज़ादी मिलेगी बट उसके लिए हमें नॉन वायलेंस मतलब नॉन वायलेंस से नहीं मिल सकती, हमें वायलेंस का यूज़ करना ही पड़ेगा, ऐसा अल्लूरी सीताराम राजू का कहना था। 1920 में गौरेला मूवमेंट हुआ, जिसमें कि अटैक ऑन पुलिस स्टेशन, लोग अटैक करने लगे पुलिस स्टेशन में। अल्लूरी सीताराम राजू अटैक करने लगे पुलिस स्टेशन में, किलिंग ब्रिटिशर्स के ऑफिसर्स को मारने लगे। और पर 1924 में अल्लूरी सीताराम राजू को मार दिया गया, किल कर दिया गया, पर तब तक वो हीरो बन चुके थे। स्वराज इन प्लांटेशन में स्वराज, प्लांटेशन वर्कर वर्क इन टी गार्डन असम में काम करते थे टी गार्डन में। और इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट 1859 में, जिसमें कहा गया प्लांटेशन वर्कर वो ज़मीन नहीं छोड़ सकते विदाउट परमिशन, बिना परमिशन के वो ज़मीन नहीं छोड़ सकते, जिनमें वो मतलब एक तरीके से गार्डनिंग जो कर रहे थे वो ज़मीन नहीं छोड़ सकते। पर जैसे उन्हें पता चला कि गांधी जी ने मूवमेंट और चालू किया है तो वो भागने लगे अपने अपने घर से, बस उन्हें रास्ते में पुलिस ने घेरा और उन्हें बहुत बुरी तरीके से मारा गया। सो जैसे हमने ये सारे डिफरेंट स्टैंड विद इन द मूवमेंट के 2-3-4 केसेस देखे, जिसमें कि अलग अलग लोगों के लिए मूवमेंट का अलग अलग मतलब था। जैसे हमने फार्मर्स का देखा, पीजेंट्स का देखा, इन सब के लिए जो मूवमेंट था, जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था, उनके लिए सबका मतलब अलग अलग था। सो 1992 में एक चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में। सो यहाँ पे जो पीसफुल डिमॉन्स्ट्रेशन हो रहा था मार्केट में, लोग पीसफुल मतलब शांति से डिमॉन्स्ट्रेशन कर रहे थे मार्केट में, बाज़ार में, तो वहाँ की लोकल पुलिस ने लाठी चार्ज किया उन पर। सो उनमें से कुछ लोगों ने पुलिस स्टेशन को आग लगा दी, जिससे कि बहुत सारे पुलिस ऑफिसर मारे गए। गांधी जी फिर इन्हें नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को विड्रॉ कर दिया, मतलब बंद कर दिया, क्योंकि गांधी जी को वायलेंस बिल्कुल भी पसंद नहीं था। और टुवर्ड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, अब जो गांधी जी थे वो समझ गए थे कि बड़ा स्ट्रगल करने से पहले हमें लोगों को प्रॉपर ट्रेन करना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि
मूवमेंट का असली मीनिंग क्या है, हाउ टू डू द मूवमेंट एंड मोटिव बिहाइंड द मूवमेंट, ये दोनों बताना बहुत ज़रूरी है। सो सम कांग्रेस लीडर वांटेड टू पार्टिसिपेट, मतलब कांग्रेस तो वैसे ही कांग्रेस चाहता था कि वो पार्टिसिपेट करे इलेक्शन में, जिससे कि वो ब्रिटिशर्स पॉलिसीज़ को मतलब कुछ अपोज कर सके ब्रिटिशर्स पॉलिसीज़ का। सी आर दास, मोतीलाल नेहरू, इन्होंने स्वराज पार्टी इन्होंने फॉर्म की 1 जनवरी 1923 में। बट जो जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस थे वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं किए। उन्हें ये लगा कि इंडिया वुड गेट इंडिपेंडेंस बाय मास एक्ट स्ट्रगल। उन्हें मतलब पता था और उन्हें लगता था कि जो इंडिया को मिलेगी स्वराज तो उसके लिए स्ट्रगल करना पड़ेगा। 2 फैक्टर दैट शेप द इंडिया पॉलिटिक्स। सो पहला है ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन, 1929 का ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन। सो इसमें क्या था, इसमें ये था कि एग्रीकल्चर जो प्राइस थे वो मतलब इकोनॉमिक एग्रीकल्चर के जो प्राइस थे बिगन टू फॉल, गिरने लगे। एग्रीकल्चर गुड्स का एक्सपोर्ट कम मतलब बंद हो गया। पीजेंट्स फाउंड इट डिफ़िकल्ट टू सेल देयर हार्वेस्ट, उन्हें किसानों को ये मुश्किल पड़ रहा था और वो ब्रिटिशर्स को टैक्स पे करने में भी अनेबल थे। और दूसरा है साइमन कमीशन टोरी गवर्नमेंट ने मतलब बनाया था, जो ब्रिटेन की गवर्नमेंट थी उस टाइम। कमीशन जो थी वो 1927 की थी, जिसमें कि हेडेड बाय सर जॉन साइमन, इस द्वारा हेड थे सर जॉन साइमन। और ऑब्जेक्टिव था कि जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कुछ चेंजेस किए जाएं, कुछ चेंजेस को सजेस्ट करने के लिए, रिव्यू करने के लिए। बट भैया इसमें मेन जो प्रॉब्लम थी ना वो ये थी कि जो 7 मेंबर थे वो सारे ब्रिटिशर्स थे, इंडियन का कोई नहीं था, नन वर इंडियन। सो अब इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करने आ रहे हैं पर उसमें इंडिया का कोई मेंबर नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का चेंज करेंगे लेकिन उसमें कोई मेंबर नहीं है। सो कमीशन अराइव्ड इंडिया इन 1928 में आए। सो जो यहाँ के लोग थे उन्होंने उनको ग्रीट किया इस स्लोगन से कि भैया जाओ वापस, साइमन गो बैक साइमन। इस स्लोगन से उन्हें ग्रीट किया, साइमन गो बैक। आगे 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 ये था कि जो लॉर्ड इरविन थे ना, वाइसरॉय थे ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया के उस टाइम पे, लॉर्ड इरविन। तो लॉर्ड इरविन गिव्स टू ऑफर टू कंट्रोल द सिचुएशन। 2 ऑफर दिया उन्होंने इंडिया को, डोमिनेंट स्टेटस, मतलब तुम ही लोग जो रहे ना तुम ही लोग करो, लेकिन ये मतलब जो अच्छा लगे वो तुम करो, लेकिन ये आएगा ब्रिटिशर्स के रूप, डोमिनेंट स्टेटस देने का। और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए डिस्कशन, फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, इंडिया के फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन के लिए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस रखा गया। बट कांग्रेस के जो लीडर्स थे उससे सेटिस्फाई नहीं हुए। जो मतलब रेडिकल्स, मतलब जो गर्म स्वभाव के लोग थे जैसे जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, वो कहते थे कि नहीं, हमें नहीं चाहिए, हमें फुल इंडिपेंडेंस चाहिए, हमें डोमिनेंट स्टेटस नहीं चाहिए, हमें पूरा इंडिपेंडेंस चाहिए। सो दिसंबर 1929 में लाहौर कांग्रेस सेशन में जो जवाहरलाल नेहरू थे वो ऑफिशियली डिमांड किए पूर्ण स्वराज का और अनाउंस किए कि 26 जनवरी 1930 में वो लोग इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करेंगे। ये जवाहरलाल नेहरू ने अनाउंस किया। अब इसके बाद क्या हुआ कि सॉल्ट मार्च और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। दिस सॉल्ट मतलब उतने बड़े स्केल में वो हुआ नहीं, मतलब ये आया सॉल्ट मार्च और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। अब महात्मा गांधी ने यूनाइट किया और मूवमेंट के बारे में थोड़ा सोचा कि हम लोग पूरा यूनाइट किया, सबको ये समझाया कि मूवमेंट है क्या, कैसा है, और लोगों को एक साथ एकजुट किया। और गांधी जी ये जानते थे कि सॉल्ट एक ऐसा ज़रिया है, चाहे वो इतना पावरफुल सिंबल बन सकता है नेशन को यूनाइट करने के लिए, क्योंकि सॉल्ट, अब वाई गांधी जी चूज सॉल्ट एज अ पावर सिंबल ऑफ यूनिफाइंग नेशन। गांधी जी ने कुछ और भी चुन सकते थे, सॉल्ट ही क्यों चुना? सॉल्ट इज़ कंज्यूम्ड बाय रिच एज एस पुअर, मतलब सॉल्ट चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो सब खाते हैं। ब्रिटिशर्स गवर्नमेंट चार्ज हाई टैक्स, 2400% टैक्स बढ़ाया था उस टाइम पे भाई।
ब्रिटिशर्स गवर्नमेंट हैड मोनोपोली ओवर प्रोडक्शन, और ये भी था कि सॉल्ट सिर्फ ब्रिटिशर्स प्रोड्यूस कर सकते थे, इंडियंस नहीं। तो गांधी जी ने सॉल्ट को चुना। और जो वाई फिर अब 31 जनवरी 1930 में महात्मा गांधी लेटर लिखा लॉर्ड वाइसरॉय इरविन को, ये कहते हुए मतलब 11 डिमांड है उनकी थी महात्मा गांधी की, जिसमें कि उन्होंने मतलब सॉल्ट मार्च जिसे 11 डिमांडें उन्होंने रखी लॉर्ड इरविन के सामने और लेटर दिया, बट लॉर्ड इरविन में उनको हल्के मिल गया गांधी जी को। सो गांधी जी ने सॉल्ट मार्च का, डांडी मार्च जिसे हम लोग कहते हैं सॉल्ट मार्च को, सो उन्होंने स्टार्ट कर दिया 12 मार्च 1930 को अपने ट्रस्टेड 78 वॉलंटियर्स के साथ स्टार्ट किया साबरमती आश्रम से, और उनका डेस्टिनेशन था डांडी, गुजरात। 240 माइल का ये डिस्टेंस था, और हर दिन गांधी जी और उनके 78 जो वॉलंटियर्स थे वो 10 माइल एक दिन में चलते थे, और 24 दिनों में वो डांडी पहुंच गया। 6 अप्रैल का गांधी जी रीच डांडी और स्टार्टेड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट बाय ब्रेकिंग द सॉल्ट लॉ। नमक सत्याग्रह को, मतलब नमक को बनाकर सॉल्ट लॉ को उन्होंने तोड़ा। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, क्या डिफरेंस है इस पे? एक सिंपल डिफरेंस है, कई बार ये पूछा भी गया एग्जाम में। नॉन कॉपरेशन, वी हैड नॉट टू कॉपरेट विद ब्रिटिश गवर्नमेंट, मतलब नॉन कॉपरेशन मतलब कॉपरेट नहीं करना है ब्रिटिशर्स के साथ, और सिविल डिसोबीडियंस मतलब कॉपरेट तो करना ही नहीं है, और उनके साथ ही साथ उनका जो रूल है, जो कॉलोनियल मतलब जो उनका रूल है उसको भी तोड़ना है। गांधी जी हैड स्टार्टेड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट बाय ब्रेकिंग द सॉल्ट लॉ। थाउजेंड्स इन डिफरेंट पार्ट ऑफ कंट्री ब्रोक द सॉल्ट लॉ। लोग सॉल्ट लॉ को तोड़ने लगे, फॉरेन क्लोथ्स को बाइकआउट करने लगे, शराब की दुकानों में को मतलब जाने से लोगों को रोकने लगे, पीजेंट्स मतलब किसान रेवेन्यू पे करने से मना कर दिए, और लोग जो थे जो ट्राइबल पीपल थे फॉरेस्ट में घुसने लगे। इससे क्या हुआ कि जो ब्रिटिशर्स थे वो मतलब अरेस्ट करने लगे, कांग्रेस लीडर्स को एक बाद एक अरेस्ट करने लगे, और वायलेंट क्लैशेस होने लगे, लड़ाई होने लगे, लोगों को बहुत गंदे तरीके से मारा गया, और जो अब्दुल गफ़र खान थे उन्हें जेल में डाल दिया गया, जो कि फ्रीडम फाइटर का काम कर रहे थे, और महात्मा गांधी को भी जेल में डाल दिया गया। अब जो about 10 lakh people were arrested, about 1 lakh people were arrested, and गांधी जी felt very bad seeing all this। गांधी जी को बहुत बुरा लगा ये देखते हुए, और गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट बंद कर दिया। आगे जो गांधी इरविन पैक्ट एक पैक्ट साइन हुआ 5 मार्च 1931 को। गांधी जी हैज़ टू पार्टिसिपेट इन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, मतलब और गांधी जी को राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्ट लेना पड़ेगा, और गांधी जी में हैज़ डिमांड टू रिलीज द पॉलिटिकल लीडर्स। इरविन और गांधी जी के बीच ये पैक्ट साइन हुआ कि गांधी जी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जाएंगे, और गांधी जी ये डिमांड किए कि पॉलिटिकल लीडर्स को छोड़ना पड़ेगा आपको। फिर गांधी जी गए लंदन दूसरा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए, और वहाँ पे ऐसा कुछ हुआ नहीं कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन किसी के बारे में बात नहीं। जब वो वापस आए तो वो बहुत डिसअपॉइंटेड थे। व्हेन गांधी जी कम टू इंडिया, उन्होंने देखा कि गफ़र खान, जवाहरलाल नेहरू, ये दोनों तो जेल में हैं, और कांग्रेस हैज़ बीन डिक्लेयर्ड इलीगल, कांग्रेस को इलीगल बता दिया गया है। अब गांधी जी को लगा कि ये जो कांग्रेस थे, ये लोग तो हमारे साथ धोखा कर रहे हैं, तो वो सोचे कि अब फिर से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को स्टार्ट करना चाहिए। गांधी जी रीलॉन्च सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, बट वो अपना मोमेंटम खो चुकी थी। हाउ पार्टिसिपेंट सॉ द मूवमेंट। जो रिच पीजेंट्स थे, मतलब रिच पीजेंट्स जो थे, वो पाटीदास, जैसे कि पाटीदास ऑफ गुजरात, जट्स ऑफ यूपी, इन लोग देवर प्रोड्यूस्ड कॉमर्शियल क्रॉप, मतलब वो क्रॉप जो सिर्फ बेचने के लिए होता है, इन लोग कॉमर्शियल क्रॉप्स उगाते थे। दे वर वेरी हार्डली हिट बाय द इकोनॉमिकल डिप्रेशन के कारण वो बहुत बुरी तरीके से मात खा गए थे। ड्यू टू डिप्रेशन, प्राइस ऑफ एग्रीकल्चर गुड वर फॉलन एंड इंक्रीज वर डिक्रीजेस।
मतलब इनकम उनका कम हो गया और प्राइस बढ़ गया, वो गवर्नमेंट को रेवेन्यू पे नहीं कर पा रहे थे, और वो जो मतलब पार्टिसिपेट किए थे लॉट बहुत सारा मतलब पार्टिसिपेट किए थे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में। सो दे वांटेड टू रिड्यूस द हाई रेवेन्यू को वो कम करना चाहते थे। और so when Gandhi ji relaunched the civil disobedience movement in 1932, many of them refused to participate. अब एक बार उन्होंने पार्टिसिपेट किया, कोई रिजल्ट नहीं आया, सो दूसरे बार उन्होंने पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया। जैसे कि मतलब एक बार उन्होंने पार्टिसिपेट किया था 1931 में, पर कोई हुआ नहीं। दूसरा पुअर पीजेंट्स। अब पुअर पीजेंट्स का क्या था कि स्मॉल पीजेंट्स जो थे वो कल्टिवेटेड ऑन लैंडलॉर्ड्स लैंड एंड इन रिटर्न दे पेड रेंट। मतलब लैंडलॉर्ड्स की लैंड पे काम करते थे और रिटर्न में मतलब रेंट पे करते थे। मतलब और एज डिप्रेशन के कारण स्मॉल पीजेंट जो थे उनको ये कठिनाइयाँ आने लगी रेवेन्यू पे करने पे, लैंडलॉर्ड्स को पैसे मतलब रेवेन्यू देने पे थोड़ा प्रॉब्लम्स आ रही थी। दे वर डिमांडिंग दैट लैंडलॉर्ड्स कैंसल देयर अनपेड रेंट। मतलब वो ये उनका ये था मांग था कि जो लैंडलॉर्ड थे वो कैंसिल कर दे अनपेड रेंट को। बट कांग्रेस डिड नॉट सपोर्ट दिस नो रेंट कैंपिंग बिकॉज लैंडलॉर्ड्स बहुत पार्टिसिपेट कर रहे थे उसमें सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में। अगर वो पुअर पीजेंट का सुनते तो लैंडलॉर्ड्स जो थे वो नाराज़ हो जाते, इसलिए उन्होंने उनका साथ नहीं दिया। और तीसरा है बिजनेस क्लास। सो जब ब्रिटिश गवर्नमेंट हैड मेड सच पॉलिसीज दैट रिस्ट्रिक्टेड बिजनेस एक्टिविटीज़, मतलब मर्चेंट और इंडस्ट्रियलिस्ट। तो इसमें क्या हुआ कि ब्रिटिशर्स जो थे वो बहुत सारे ऐसी पॉलिसीज़ थी जिन पे बिजनेस एक्टिविटी पे रेस्ट्रिक्शन लग रहा था, और इंडस्ट्रियलिस्ट को ये पसंद नहीं आ रहा था क्योंकि उनका बिजनेस में रुकावटें आ रही थी। सो इम्पोर्ट ऑफ फॉरेन गुड्स, दे वांटेड टू रिमूव पॉलिसीज़ दैट रेस्ट्रिक्टेड बिजनेस एक्टिविटी। वो रिमूव करना चाहते थे उन पॉलिसीज़ को जो बिजनेस के आगे आती हैं। इम्पोर्ट ऑफ फॉरेन गुड्स, दे वांटेड प्रोटेक्शन अगेंस्ट इम्पोर्ट ऑफ फॉरेन गुड्स। मतलब दे वांटेड प्रोटेक्शन अगेंस्ट इम्पोर्ट ऑफ फॉरेन गुड्स, मतलब उनको प्रोटेक्शन चाहिए था फॉरेन गुड्स के अगेंस्ट। टू फेडरेशन वर फॉर्म्ड, इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल कांग्रेस इन 1920 एंड फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज FICCI in 1927। अब बिजनेस क्लास लीड बाय पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास एंड GD बिरला। अब इन लोग बिजनेस क्लास के मतलब मर्चेंट्स और बिजनेस क्लास इंडस्ट्रियलिस्ट थे इन लोग, पुरुषोत्तम दास ठाकुर और GD बिरला, जो कि रिफ्यूज मतलब बाय और सेल इम्पोर्टेड गुड्स को बेचना और खरीदना और बेचना बंद कर दिया। दे गिव फाइनेंशियल सपोर्ट टू सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, फाइनेंशियल सपोर्ट दिया उन्होंने। इंडस्ट्रियल वर्किंग class they did not participate in civil disobedience movement in large number except Nagpur region। नागपुर रीजन को छोड़कर बाकी उन लोगों ने उतना ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं किया। दोज हु पार्टिसिपेट एडेप्टेड गांधीयन प्रोग्राम लाइक बाइकआउट फॉरेन गुड्स। जिन्होंने पार्टिसिपेट किया वो गांधीयन ही थे, और जैसे फॉरेन गुड्स को जिन्होंने बाइकआउट किया था। देवर मूवमेंट वॉज अगेंस्ट लो वेजेस एंड पुअर वर्किंग कंडीशन, बट कांग्रेस डिड नॉट वांट टू सपोर्ट वर्कर डिमांड एज इंडस्ट्रियलिस्ट वुड नॉट लाइक इट। मतलब वो वर्कर को सपोर्ट नहीं कर सकते थे क्योंकि इंडस्ट्रियलिस्ट भी उनके साथ सपोर्ट में थे, इसलिए उन्होंने जो इंडस्ट्रियल वर्कर थे उनको सपोर्ट नहीं किया। अब पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन द मूवमेंट, मतलब मूवमेंट का जो महत्व है इसमें पार्टिसिपेट किए थे उनके बारे में है। सो मूवमेंट जो थे वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में ड्यूरिंग द दांडी मार्च के समय थाउजेंड्स ऑफ वुमेन केम आउट फ्रॉम देयर हाउस टू लिसन गांधी जी क्या बोल रहे हैं उसको सुनने के लिए बाहर आए। और लॉट्स ऑफ वुमेन पार्टिसिपेट इन प्रोटेस्ट मार्च में साथ दिया, और कई तो जेलें भी गई, और मतलब बहुत बढ़ चढ़ के महिलाएं भी पार्टिसिपेट कर रही थी। द लिमिट ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, लिमिट था नॉट ऑल सोशल ग्रुप वर पार्टिसिपेटेड इन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। हर ग्रुप पार्टिसिपेट नहीं किया था, जैसे कि दलित्स और मुस्लिम। अब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में दलित और मुस्लिम ने पार्टिसिपेट नहीं किया था।
दलित्स जो थे, दलित्स को लो कास्ट माना जाता था उस टाइम पे, एंड कांग्रेस हैड इग्नोर्ड दलित्स बिकॉज फियर ऑफ ऑफेंडिंग ऑफ हाई क्लास हिंदूज को बुरा ना लग जाए, इसलिए दलित्स को इग्नोर कर रहे थे जो कांग्रेस थे वो। गांधी सपोर्टेड दलित्स, कॉल देम हरिजन, मतलब गांधी जी जो गांधी मतलब दलित्स का क्या हुआ था कि इग्नोर कर दिया गया था दलित्स को, हिंदू क्लास को बुरा ना लगे इस कारण। अब जो दूसरा जो था कि गांधी जी का क्या था कि गांधी जी मानते थे, गांधी जी इन लोगों को, मतलब गांधी जी जो थे वो इन लोगों को हरिजन्स बोलते थे, मतलब चिल्ड्रंस ऑफ गॉड, भगवान के बेटे, भगवान के सुपुत्र या सुपुत्री वॉट एवर, मतलब हरिजन्स मानते थे। ही बिलीव दैट स्वराज वुड कम इफ अनटचेबिलिटी वॉज नॉट एलिमिनेटेड, स्वराज नहीं आएगा जब तक अनटचेबिलिटी को एलिमिनेट नहीं किया जाएगा। सेपरेट इलेक्टोरेट दैट वुड चूज दलित मेंबर फॉर लेजिस्लेटिव काउंसिल, सेपरेट इलेक्टोरेट, वो इनकी मांग, मतलब जो अपने बी आर अम्बेडकर जी थे वो सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग कर रहे थे दलित्स के लिए, ताकि वो उनका जो लेजिस्लेटिव काउंसिल में एक अलग ही हो जाए वो। और डिप्रेशन क्लास एसोसिएटेड इन 1930। सो जो महात्मा गांधी थे वो उनका मतलब सेपरेट इलेक्टोरेट के मतलब वाई सेपरेट इलेक्टोरेट, उनको मतलब ऐसा क्यों सेपरेट इलेक्टोरेट क्यों, तो जो गांधी जी थे और मतलब वो सेपरेट इलेक्टोरेट के लिए उनका मतलब मन नहीं मान रहा था, वो सब फास्ट अप टू डेथ, मतलब गांधी जी को मतलब अच्छा नहीं लगा सेपरेट इलेक्टोरेट के बारे में सुन के, और गांधी जी फास्ट करने लगे जब तक वो मतलब आमरण अनशन ऐसा बोल सकते हैं। तो इसके बीच में पूरा पैक्ट साइन हुआ बी आर अम्बेडकर और गांधी जी के बीच 1932 में, जिसमें कि ये था कि गांधी जी ने कहा आई गिव डिप्रेशन क्लास रिसीव्ड सीट एंड प्रोविजनल सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल बाय द वोट ऑफ बाय जनरल इलेक्टोरेट। जनरल इलेक्टोरेट मतलब डिप्रेशन क्लास जो है सेंट्रल काउंसिल में उनको एक जनरल इलेक्टोरेट मिलेगा। और मुस्लिम कम्युनिटी, हिंदू एंड मुस्लिम वर स्ट्रगलिंग टुगेदर इन द नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट। हिंदू और मुस्लिम जो थे वो, जैसे हमने पढ़ा ही है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में एक साथ थे हिंदू और मुस्लिम, और नॉन कॉपरेशन और खिलाफत मूवमेंट के लिए हिंदू और मुस्लिम साथ थे। अब हिंदू और मुस्लिम के बीच में टेंशन बनने लगा, कैसे, तो उन्होंने ये डिसाइड किया, मतलब हिंदू और मुस्लिम के बीच में टेंशन आया, तो जैसे मुस्लिम वाले हिंदू ने हिंदू महासभा का एक बोला, और मुस्लिम ने मुस्लिम लीग, ये डिवीजन टाइप का हो गया। इन 1927 कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग यू टू फॉर्म एन अलायंस, तो इन दोनों के बीच, हिंदू और मुस्लिम्स के बीच टेंशन बढ़ने लगा, और इन्होंने अपना अपना एक अलायंस फॉर्म किया कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने। सो मोहम्मद अली जिन्ना जो थे वो सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड कर रहे थे। अब मुस्लिम लीग के लीडर मोहम्मद अली जिन्ना सेपरेट इलेक्टोरेट की मतलब डिमांड कर रहे थे। तो अब जैसे कि मतलब 1927 में कांग्रेस, कंडीशन ये था कि मिलेगा सेपरेट रिजर्व सीट एंड सेंट्रल असेंबली और रिप्रेजेंटेशन इन प्रॉपर पॉपुलेशन, मतलब हम लोगों को रिजर्व सीट चाहिए, कहाँ, सेंट्रल असेंबली में। पर जो कांग्रेस थे उन्होंने इनकी बात नहीं मानी, और वो ये भी बोलते थे कि जो पॉपुलेशन है मुस्लिम का, उनको डोमिनेंट प्रोविजन देना चाहिए बंगाल और पंजाब के। द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस, ये लास्ट टॉपिक है और अच्छा है। सो यूनाइटेड स्ट्रगल, ये मतलब सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस, ये लास्ट टॉपिक है जिसमें हम लोग जानेंगे फिगर्स ये सब के बारे में। तो यूनाइटेड स्ट्रगल, इंडिया हैज़ टू गेट इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिशर्स। इंडिया मतलब इंडिपेंडेंस मिल गया उनको ब्रिटिशर्स से। और कल्चरल प्रोसेसेस, सो पीपल स्टार्टेड रिलेटिंग विद देयर कल्चर बाय फोक स्टोरी, फोक सॉन्ग, रिलीजन, लैंग्वेज। लोग फोक स्टोरी, फोक सॉन्ग और फोक लैंग्वेज, रिलीजन, लैंग्वेज का इस्तेमाल करने लगे। ये कल्चरल प्रोसेस था।
फिगर एंड इमेजेस। इन 18 एंड 19 सेंचुरी, 18 और 19वीं सेंचुरी में आर्टिस्ट रिप्रेजेंट कर रहे थे डिफरेंट एलोगरीज, मतलब जैसे जर्मनी की जर्मेनिया, फ्रेंच की मरीनी, वैसे ही एक पर्सोनिफाइकाफिकेशन, मतलब जर्मनी जैसे जर्मेनिया है और फ्रेंच का मरीनी। सो 20th सेंचुरी में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने भारत माता की एक फिगर बनाई। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय को हम लोग बंकिम चंद्र चटर्जी के नाम से भी जानते हैं। इन्होंने वंदे मातरम जो सॉन्ग है वो कंपोज किया। और और स्वदेशी मूवमेंट, जब 1905 में स्वदेशी मूवमेंट हो रहा था, तब इस सॉन्ग वंदे मातरम को बहुत ज़ोरों तोरों से गाया जा रहा था। रविंद्रनाथ टैगोर, ये दोनों अलग है ना। रविंद्रनाथ टैगोर जो थे, उन्होंने पेंटिंग बनाई भारत माता की और फ्लैग। ड्यू टू फ्लैग ऑल्सो द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस अवेकन अमॉन्ग द पीपल। फ्लैग से जो कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस का जो वो था, जो लोगों के बीच में कलेक्टिवनेस था, वो एक साथ। स्वदेशी मूवमेंट के समय वंदे मातरम का, जिसमें एक ट्राई कलर फ्लैग था, ग्रीन येलो और रेड कलर का, जो कि जिसके ऊपर में 8 कमल का फूल था और 8 जो कि 8 प्रोविज़न, ब्रिटिशर्स के प्रोविज़न को बताता था। 1921 में गांधी जी ने एक ट्राई कलर का फ्लैग जिसके बीच में चरखा था, ये मतलब सेल्फ हेल्प को दिखाता था। सो री इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री। व्हेन पीपल रियलाइज दैट हिस्ट्री, मतलब लोगों को पता चला कि एंशियंट टाइम में जो इंडिया था बहुत डेवलप्ड था, आर्ट, एग्रीकल्चर, रिलीजन, कल्चर सभी तरह से। बस ब्रिटिशर्स के आने के कारण हमारा जो ये इंडियन कल्चर है वो डिक्लाइन हो गया। सो इफ़ यू वांट टू प्रोग्रेस एज बिफोर, जैसे हम लोग अगर पहले की तरह प्रोग्रेस करना चाहते हैं, देन वी हैव टू डू थिंग। सो दैट्स वाज द एंड ऑफ अ चैप्टर। और होप आप सबको ये समझ आया होगा। एंड आई थिंक बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। फोड़ के आ जाओ भाई, मतलब अच्छे से करना, अच्छे से एग्ज़ाम देना। एंड माई गुड विशेस आर विथ यू। बाय बाय, सी यू।